गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। अभी पूर्व पाठ में हम लोगों ने विचार किया था प्रत्याहार सिद्धि, उसके बाद में अचों के कितने भेद होते हैं, तो ऊकाल और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र के द्वारा अच की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा की गई, जिसका कि सामान्य अर्थ सभी जानते ही हैं। एक मात्रिक उकार के समान उच्चारण काल है जिस अच का, द्विमात्रिक उकार के समान उच्चारण काल है जिस अच का, और त्रिमात्रिक उकार के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। ये चीज बताई गई थी। एक मात्रिक में, हाँ वही हम कर रहे थे, मात्रा के बारे में स्मरण कराने लिखा था, धन्यवाद। मात्रा पद से क्या लेना है, एक मात्रा द्विमात्रा ऐसे बोलते हैं, तो मात्रा शब्द से को अर्थ, तरी मात्रा शब्द का अर्थ समझना है। मात्रा माने परिच्छिन्नति, वर्णान, वर्णों को जो नापे एक तरीके से। जैसे आप दूध नापते हो 1 किलो 2 किलो 3 किलो एक बर्तन विशेष से, तो प्रत्येक चीज का कोई ना कोई मापक होता है। तो जैसे वर्णों को किससे नापा जाएगा, तो देखिए जो काल है, जन्यानाम जनक काल है जगताम आश्रयो मतः, ये जो काल है सबका परिच्छेदक है। काल सबको नापता है, कौन कितना बड़ा है। जैसे आप कहते हो ये 3 साल का, ये 2 साल का, ये 1 दिन का, 1 मिनट का, तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो काल से परिच्छिन्न न हो। इसलिए काल सभी का जो है परिच्छेदक है। और काल का परिच्छेदक कौन है, तो क्रिया काल का भी परिच्छेदन करती है। काल में भेद पैदा कौन करता है, क्रिया। कहते हैं ये पढ़ने का समय है, ये खाने का समय है, ये सोने का समय है, इत्यादि। इसीलिए परिच्छेदन करना, तो काल के द्वारा सभी का परिच्छेदन होता है, तो वर्ण का भी परिच्छेदन काल के द्वारा होता है। लेकिन उस वर्ण का जो परिच्छेदन हम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है भाई, बात हो रही है, एक अनम्यूट होइए कोई। आवाज आ रही है, हाँ जी स्पष्ट आ रही है। जिन लोगों के मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है उनका नेटवर्क खराब हो सकता है, बाकी हमें यहां से पता भी लग रहा है आवाज आ रही है। तो ध्यान दीजिए कि काल जो सभी का परिच्छेदक है, तो वर्ण का भी परिच्छेदक काल है। अब कितना काल, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, कितना वर्ण का उच्चारण काल कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो इसको इतनी देर तक बोलना है, इसको इतनी देर तक बोलना है, जब संगीत में आलाप लेते हैं आप, तो वैसे ही ये जो वर्ण है, अच वर्ण है, हस वर्ण है, इनकी जो मात्रा है, इनका जो काल है उच्चारण काल, वो कितना होना चाहिए। तो मात्रा पद से जो काल विवक्षित है वो क्या है, तो इसकी कई सारी व्याख्याएं की जाती हैं। जैसे एक मुख्य व्याख्या लोग करते हैं, ये जो पलक है निमेष, जो आंख के ऊपर जो पलक होता है, निमेष पतन, जितना इसको गिरने में समय लगता है, ऐसे करने में जो समय लगा, ये समय मात्रा पद से विवक्षित होता है। अर्थात एक वर्ण का उच्चारण करते समय इतना समय लगना चाहिए प्राय। इसलिए कुछ लोग द्रुत गति, मध्यम गति इत्यादि जो बोलते हैं, अब उससे कम लोगे आप तो वो मात्रा थोड़ी सी न्यून हो जाएगी। लेकिन समय इतना बताया गया कि जो अभिपक्ष में है, जो निमेष है, निमेष पतन में जितना समय लगता है, अब आप इसको सेकंडों के भाग में, पल प्रतिपल में भी नापे, अब जितना भी नापे, हमने बताया कि आंख के पलक को गिरने में जितना समय लगता है उसको मात्रा पद से व्यवहार किया गया है। अब कोई कहेगा किसी ने आंख खोल ही रखी, पलक गिराया ही नहीं, ऐसे ही देख रहा है सीधे, जैसे हमारे सामने 2-3 लोग देख रहे हैं। अब ऐसे ही खोल के देखो तो कैसे इसको हम नापेंगे, तो इसके लिए दूसरी व्याख्या करते हैं। आप देखिए हाथ है,
हाथ और इस तर्जनी के बीच में यहाँ एक नस होती है, नाड़ी। उस नाड़ी पे आप हाथ रख के देखिए, अंगूठा रखिए उसमें, वहां पे एक चक 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 एक नाड़ी करती रहती है। तो एक बार में जो नाड़ी जो ध्वनि कर रही है, जो चक चक कर रही है, उतना ही समय मात्रा पद से विवक्षित है। आप लोग अनुभव करिए इस चीज को, जो अभी तक आपको शायद स्मरण ना होगा, न सुना होगा, लेकिन अंगूठा और तर्जनी के बीच में यहाँ एक नाड़ी जो है चलती रहती है। वो नाड़ी में एक बार टिमटिमाने में जितना समय लेती है, उतना समय मात्रा पद से जो है विवक्षित है। तो वो हुई मात्रा। यदि एक बार लगा तो एक मात्रा, दो बार धड़की वो नाड़ी जो है तो द्विमात्रा, और तीन बार धड़की तो त्रिमात्रा। इस तरीके से आप उस मात्रा का परिज्ञान कर सकते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। यही है मात्रा माने काल। उस काल से, उस इयत्ता परिमाण से हम वर्णों को नापते हैं। ये वर्ण एक कालिक है, एक मात्रिक है, यह द्विमात्रिक है, और यह त्रिमात्रिक है। यही इसमें मात्रा में था। तो अच के तीन संज्ञाएं की गई, तीन भेद बताए गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। पुनः उसी अच के तीन भेद और बताए गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के विषय में कहा गया था, तालवादी स्थानों के ऊर्ध्व भाग में जिस अच की उत्पत्ति होती है उसे उदात्त कहते हैं, और तालवादी के अधोभाग में जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसकी निष्पत्ति होती है, उसको अनुदात्त कहते हैं। और दोनों धर्म, उदात्तत्व धर्म और अनुदात्तत्व धर्म, कहने का मतलब कुछ ऊपर के भाग से उत्पत्ति हुई, कुछ नीचे के भाग को भी स्पर्श किया। जब ऊपर और अधा दोनों भाग को स्पर्श करते हुए किसी वर्ण का उच्चारण होता है तो वो वर्ण जो है, वर्ण से तात्पर्य अच से है, क्योंकि ये जो ह्रस्व, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो भेद हैं वो अच के ही हैं। तो वह जो अच होता है वह स्वरित संज्ञक होता है। तो पहले तीन भेद अच के, उसके बाद पुनः तीन भेद प्रत्येक के, इस प्रकार 9 भेद हो गए। पुनः अनुनासिक और अनुनासिक भेद से प्रत्येक को, माने 9 को दो दो प्रकार का बताया, एक अनुनासिक और एक जो है अनुनासिक। वहां पे प्रश्न हुआ था अनुनासिक किसे कहते हैं, तो अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र मुख नासिका वचनो अनुनासिका बताया। अर्थात मुख के सहित नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण मुख से भी उच्चरित होता हो और नासिका से भी उच्चरित होता है। ध्यान दीजिए, मुख से सभी वर्ण उच्चरित होते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, मुख से सभी वर्णों का उच्चारण होता है। अब हम यदि मुंह ही बंद कर लें तो आपको आवाज सुनाई देगी, फिर कहेंगे आवाज नहीं आ रही। इसीलिए जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों में मुख तो लगेगा ही लगेगा, मुख से तो उच्चारण होगा ही होगा। किंतु जो और तत्त स्थान है, तालवादी स्थान, उनके सहित यदि अन्य कोई रहता है, मुख तो सब में कारण ही है, और उनके विशेष विशेष कारण है, कोई कंठ है, कोई तालु है, कोई मूर्धा है, कोई दंत है, कोई ओष्ठ है, इस तरीके से। बात समझ में आई? लेकिन यहां कहा जा रहा है मुख के साथ, तो मुख तो सभी में लगता है, तो मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण। जब कोई गाना गाता है, अरे ये तो नाक से गाना गाता है, ये बोलता है तो ये तो अरे नाक से बोल रहा है, तो ज्यादा अनुनासिक शब्दों का प्रयोग करता है। तो मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण है उनकी क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा। और जिनका मुख के सहित नासिका से उच्चारण नहीं होता है, केवल मुख से होता है, और तत्त स्थान जो है, जैसे अवर्ण है, मान लीजिए सामान्य जो अभी नासिका से उच्चारण नहीं कर रहे हैं, अनुनासिक नहीं कर रहे हैं उसको, तो आपने अ उच्चारण किया, तो ये जो अ है ये कंठ स्थान वाला हुआ अ, तो वहीं आपने बोल दिया अ, तो अ के साथ में कंठ भी आया, वहां पे मुख तो सब में है ही है, और नासिका भी आई। अ कहने में जो नासिका के साथ मुख आ रहा है, दो चीज हो गई, मुख तो सब में है ही है लेकिन नासिका भी लग गई, इसलिए उसको बोलते हैं अनुनासिक। तो तत्त स्थान जो है, जिन वर्णों के जो जो स्थान है, अभी आगे वाले सूत्र में विवेचन करेंगे, वो तो अपने पर्सनल है ही है, लेकिन अनुनासिक के विषय में कहा जा रहा है कि मुख के सहित नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण है उन सब की अनुनासिक संज्ञा होती है। मुखेन सहिता मुख सहिता, मुख सहिता चासौ नासिका, मुख नासिका तया वचन, मुख नासिका वचन। उसी की वृत्ति लिख दी थी, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण। अब
अभी तक ये उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतौ से लेकर के जो सूत्र आपको बताए गए थे, उन सबका जो तत्व है, उस तत्व को उन्होंने कहा तदित्थम। वो सब इस प्रकार से है। उनके भेद क्या क्या है तो बताया था, अ ई उ री वर्णानाम एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश वेदा। इनके प्रत्येक के क्या है, 18 वेद है। 18 वेद हमने बताए थे। जैसे अ को बोलना हो, कल हमने गत पाठ में अ को बोला था। यदि आज हम ई को बोलना चाहें तो ई को बोल सकते हैं। उसको एक बार हम पूरा बोल देते हैं। 18 ई ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ई ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ई ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ई ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ई ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ई ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। ये ह्रस्व के भेद हो गए। अब दीर्घ में जाइए। ई दीर्घ उदात्त अनुनासिक, ई दीर्घ उदात्त अननुनासिक, ई दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, ई दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, ई दीर्घ स्वरित अनुनासिक, ई दीर्घ स्वरित अननुनासिक। इस प्रकार से दीर्घ के वेद हुए। वैसे प्लुत में जाइए। ई प्लुत उदात्त अनुनासिक, ई प्लुत उदात्त अननुनासिक, ई प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, ई प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, ई प्लुत स्वरित अनुनासिक, ई प्लुत स्वरित अननुनासिक। कुछ लोग हमारे सामने बोल रहे हैं तो बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, आपके बोलने से पता लग रहा है। देखिए, कोई पूछ रहा है अनुस्वार और अनुनासिक में भेद क्या है। अनुस्वार और अनुनासिक में भेद क्या है। भेद यही है, लिखने में भेद है। यद्यपि दोनों का उच्चारण स्थान नासिका है, अनुस्वार का भी नासिका है और अनुनासिक का तो होता ही है नासिका, दोनों का। तो दोनों भेद कैसे करेंगे, तो जैसे उनको समझिए, क और ख में भेद है कि नहीं, अ और क में भेद है कि नहीं, दोनों का कंठ स्थान है, लेकिन फिर भी जो है स्वरूपता भेद है उनमें। उच्चारण स्थान के एक होने पर भी, उच्चारण स्थान के एक होने पर भी उनमें भेद रहता है। जैसे आगे बताया जाएगा, अम अह इति परऊ अनुस्वार विसर्गऊ। ये जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ये अनुस्वार क्या होता है, इससे पर में होता है। किसके, अच के पर में। और जो अनुनासिकत्व धर्म है वो उसके अंदर रहता है। जैसे आप इस दृष्टांत से समझें, आपके शरीर में मांस हड्डी इत्यादि जो रहती है वो अंदर रहती है, और ये जो शर्ट है ये ऊपर रहती है, आपके पीछे रहती है। तो वैसे ही जो अनुस्वार है वो पीछे रहता है, और जो अनुनासिकत्व जो धर्म है वो उसके अंदर रहता है। इसलिए अनुनासिक अ आप बोलते हो, अनुनासिक अ, तो ये नहीं कहता कोई अनुस्वार अ, अनुस्वार अ नहीं कहते, अर्थात अनुनासिकत्व धर्म वाला अ, ये बात कही जाती है। क्योंकि अनुनासिकत्व उसका गुण है, धर्म है। जैसे आपके कुछ गुण होते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई थोड़ा सा चतुर है, इस तरीके गुण होते हैं। तो वैसे ही अकाली गुण होता है अनुनासिक, अनुनासिकत्व, ये उसका गुण है। अनुस्वार उसका गुण नहीं है, अनुस्वार उसका दोस्त है। जैसे आपका कोई मित्र हो, आपके पास में आके बैठ गया, तो वैसे ही उस अ के पास में अनुस्वार आके बैठता है, लेकिन बैठता कहाँ है, पीछे बैठता है, आगे नहीं बैठेगा कभी। यदि दोस्त आपका आगे आगे बैठ जाए, आपको हमेशा पीछे पीछे करे, तो दोस्त नहीं है फिर वो। मित्र क्या होता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। पापान निवारयति यो जयते हिताय, चलिए वहां नहीं जाना है। तो तदित्थम अ ई ऊरी वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश वेद। अ ई ऊरी, इन प्रत्येक के 18 वेद है। और लृवर्ण से द्वादश, लृवर्ण के द्वादश वेद हैं। क्यों, तस्य दीर्घाभावात, उसमें दीर्घ का भाव है। वैसे ही कहा था एचामपि द्वादश, एचों के भी 12 भेद हैं। एच माने एकारादि चांत समुदाय तत्त घटक वर्णाः, संस्कृत में बोले, एकार से लेकर के चकारांत जो समुदाय है, ए ओ आई औ, ये एच पद से बोध्य है 4। ये भी क्या है, 12 प्रकार के हैं, क्योंकि इनमें ह्रस्व नहीं होता है। तो छोटी ये नहीं होती है, उसमें दीर्घ और प्लुत ही होते हैं। तेषां ह्रस्वाभावात्। अब वर्णों के बारे में बता दिया कि वर्ण 18 ये हैं, इनके भेद ये हैं। अब बताने जा रहे हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। और किस वर्ण की किस वर्ण के साथ में मैत्री है। जैसे अब नामकरण संस्कार हो गया,
थोड़े से बड़े हो गए तो आप अपने दोस्त भी ढूंढते हो ना, इसके साथ में खेलूंगा, ये मेरा दोस्त बनेगा। अब यहाँ भी वही चल रहा है, अपनी मित्रता खोज रहे हो, मित्रता ही बताएगा ये, जब सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तुम्हारी मित्रता हो गई। तो सूत्र आ रहा है आपका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है ये। सवर्णम ये संज्ञा है और तुल्यास्य प्रयत्नम ये संज्ञी है। अर्थात सवर्ण कौन होते हैं? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण होते हैं, जिनका तुल्यास्य प्रयत्न समान है, आस्य प्रयत्न तुल्यौ तत्सवर्णम। जैसे लोक में भी देखा जाता है, जिनके गुण धर्म एक जैसे होते हैं, दोनों का स्वरूप एक जैसा है, दोनों एक जैसे बोलते हैं, जैसे लवकुश के बारे में प्रसिद्ध है, दोनों का स्वरूप एक जैसा था, एक जैसे बोलते थे, एक जैसे शास्त्राभ्यास सब करते थे। उसी प्रकार ये जो वर्ण है, उनके यदि गुणधर्म एक जैसे होंगे तो उनकी आपस में क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। जैसे कहते हैं ना, ये दोनों तो एकदम हूबहू मिलते हैं, तो वैसे यहाँ भी मिलेंगे। अब किसको किसको मिलाना है, उनके गुणधर्म कौन से लेने हैं, वही बताने के लिए सूत्र है। प्रत्याहार को हमने बता दिया था, संस्कृत में बोलने के लिए कुछ कह रहे हैं, अंत्येन इता सह आदि। जैसे आप कहिए अच प्रत्याहार में अत्र अयौचित्यत्र अंत्य इत संज्ञक वर्ण चकारः तत्सहित आदि अचीति सह अच मध्यगानाम अ ई उ वर्णानाम संज्ञा स्वस्य च। इस प्रकार से आप उसको बोल सकते हैं। तो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो देखिए तुल्यास्य प्रयत्नम में पहले आस्य शब्द को समझिए। पहले हम तुल्य को नहीं बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं हम आस्य को। आस्य माने होता है मुख, आस्य का अर्थ होता है मुख। और ध्यान दीजिए यहाँ पे आस्य शब्द से ही भव अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है, आगे समझेंगे तद्धित में। अर्थात यहाँ पे जो आस्य शब्द है इसका अर्थ है आस्ये भवम। यद्यपि आस्य माने मुख होता है, लेकिन यहाँ पे जो आस्य शब्द लिखा है इसका अर्थ है मुखे भवम, आस्ये भवम, आस्यम। अर्थात मुख में होने वाली चीज, आपके मुख के अंदर जो जो चीज है उसको बोलते हैं आस्यम, मुखे भवम। आस्य शब्द से भी जब यत प्रत्यय करते हैं शरीर अवयवाच्य सूत्र के द्वारा, तो भी आस्यम ही बनता है। आप आगे तद्धित में जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो यहाँ आस्य शब्द का अर्थ है मुख में होने वाले, आस्यम। और प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या है? प्रयत्न माने प्रकृष्ट यत्न, यत्न माने व्यापार, क्रिया। जैसे आप बोलते हो तो आपके अंदर एक क्रिया होती है। जैसे कल हमने बताया था गत पाठ में, आत्मा विद्या समित्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया। कैसे कैसे जो क्रियाएं होती हैं, मन लगाना पड़ता है, मन जो है अग्नि को जलाता है, अग्नि जो है धक्का देती है वायु को, वायु ऊपर जाती है, यहाँ टकराती है। ये सारे जो क्रियाकलाप हैं, ये जो क्रिया है, इसी को यत्न पद से कहा जाता है। तो यत्न माने व्यापार, वो दो प्रकार का है। दो प्रकार का कैसे है? कुछ क्रिया अंदर होती है और कुछ क्रिया बाहर होती है। वर्ण बोलने से पहले, वर्ण का उच्चारण करने से पहले कुछ व्यापार आपके अंदर होता है, आपके उदर के अंदर, शरीर के अंदर। और जब वर्ण उच्चारण करते हो उसके बाद भी एक व्यापार होता है। तो जो वर्ण के उत्पत्ति के पहले जो व्यापार है उसी को प्रयत्न शब्द से कहा गया, प्रकृष्ट यत्न। उस यत्न में जो प्रकर्षता है वो प्रकृष्ट क्यों है? क्योंकि वर्णोत्पत्ति के पहले वो काम हो रहा है, और जो वर्णोत्पत्ति के बाद काम होता है वो प्रकर्ष नहीं है, वो सामान्य है। कुछ दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्ण उत्पन्न होने से पहले, जैसे महत्वता किसकी होती है ज्यादा? आप मकान बना रहे हो, उसके पहले उसका जो नक्शा है, उसकी जो नींव वगैरह खुदाई है, वो पहले महत्वपूर्ण है। अब ऐसा तो नहीं पहले बिल्डिंग ले आए बाद में नींव खोदे उसी में रख दी, ऐसा तो नहीं होता। तो पहले फाउंडेशन तैयार किया जाता है, तो फाउंडेशन की महत्वता ज्यादा है। तो वैसे ही वर्णोत्पत्ति के पहले जो व्यापार आपके अंदर हो रहा है, जो क्रिया आपके अंदर हो रही है, वह क्रिया, वह व्यापार प्रकृष्ट होता है, इसलिए उसको प्रयत्न शब्द से कहा जाता है। प्रकृष्ट यत्न, प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न। वो प्रकर्षता उसकी कैसी है? चूंकि वह वर्णोत्पत्ति के पहले होता है इसीलिए वो प्रकर्ष है। और जो वर्णोत्पत्ति के बाद होता है, जैसे वर्णोच्चारण किया,
तो ये ध्वनि जो जितनी दूर तक जा रही है, अब हमारी ध्वनि आप तक भी पहुंच रही है, तो ये जो व्यापार है, ये व्यापार बाह्य व्यापार है, इसको बोलते हैं बाह्य व्यापार। और जो अंदर होता है व्यापार उसको बोलते हैं आभ्यंतर व्यापार। अंदर होने वाले को आभ्यंतर और बाहर होने वाले को बाह्य। इसलिए दो प्रकार के व्यापार हो गए, आभ्यंतर व्यापार और बाह्य व्यापार। तो जो आभ्यंतर व्यापार है, आभ्यंतर जो यत्न है, उसी को प्रयत्न शब्द से कहा जाता है, उसी को प्रयत्न शब्द से कहा जाता है। तो दो चीजें समझ में आई। आस्य शब्द का अर्थ हुआ आस्य में होने वाले, अर्थात मुख में होने वाले, और प्रयत्न शब्द का अर्थ हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या हो गया? आभ्यंतर प्रयत्न। पुनः हम आस्य शब्द पे लौटे। मुख में होने वाले से क्या लेना है? मुख में तो बहुत सारी चीजें होती है। स्टीवर, स्टीवर माने जो लार होती है, थूक होता है, वो भी तो मुंह के अंदर होता है, उससे क्या लेना देना है यहाँ पे? तो मुखे भवम आस्य भवम से तात्पर्य क्या लेना है? वर्णोत्पत्ति में, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है अभी? वर्ण का, वर्ण विषय प्रकरण चल रहा है। अतः प्रसंग संगति के अनुसार, प्रकरण के अनुसार मुख में होने वाली चीज ऐसी लेनी है जो वर्ण की उत्पत्ति में सहायक हो। इसीलिए जो लार थूक है वह आपका वर्णोत्पत्ति में सहायक नहीं है, अपितु इस मुख के अंदर होने वाले जो उच्चारण स्थान है, तालवादी उच्चारण स्थान, उन्हीं को आस्य पद से समझना है। इसलिए आस्यम शब्द का अर्थ हो गया तालवादी स्थानम। आस्य शब्द का अर्थ हो गया तालवादी स्थानम। वर्णोत्पत्ति में जो सहायक मुख के अंदर होने वाले जो है वह तालवादी स्थान ही यहाँ पे आस्य पद से विवक्षित है। और प्रयत्न शब्द का अर्थ बता दिया हमने, आभ्यंतर प्रयत्न। तो दो चीज समझ में आ गई, आस्य माने तालवादी स्थान और प्रयत्न शब्द का अर्थ हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। अब पहला शब्द था तुल्य, अर्थात माने समान। तुल्य माने समान, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान, तालवादी उच्चारण स्थान, ये यदि समान है। अब समानता देखिए कितने में होती है? एक में समानता नहीं होती है। समानता के लिए एक से अधिक चाहिए। एक ही यदि व्यक्ति हो तो उसका दृष्टांत कैसे दिया जाएगा? वो किसके समान है? वो तो उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है, अनुपम है वो, उसकी कोई उपमा नहीं। इसीलिए ये जो समानता है वो एक से अधिक, दो में होगी, और अधिक में भी हो सकती है, तीन में हो सकती है, लेकिन दो में तो होगी, एक में नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे हम जो समानता लेंगे वो दो वर्णों की लेंगे। इसलिए हम कहेंगे जिन दो वर्णों के, तात्पर्य अधिक में भी है, तीन वर्णों की हो जाए तो तीनों की हो जाए। प्रायः जिन दो वर्णों के उच्चारण स्थान, तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं, जिन दो वर्णों के तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, तालवादी स्थान अभी बताएंगे कहां कहां है, कैसे कैसे हैं वो तालवादी स्थान, और आभ्यंतर प्रयत्न बता दिया वर्णोत्पत्ति के पहले अंदर होने वाला जो व्यापार। ये दोनों जिन वर्णों के समान रहेंगे उन दोनों वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होगी। जैसे लव और कुश में समान गुण है, वह भी गौरवर्णीय है, वह भी गौरवर्णीय है। शस्त्राभ्यास शास्त्राभ्यास दोनों की क्रिया समान है, अतः दोनों क्या है? सवर्ण है, एक जैसे। जब सवर्ण है तो एक से एक का बोध होता है। वैसे ही जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों का परस्पर में समान है, उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। अब इस सूत्र का समास देखिए। पहले इधर तुल्य शब्द में एक शेष किया जाता है, अब केवल तुल्यंच तुल्यश्चेति तुल्यौ, आप तुल्यौ रखिए, और आस्यंच प्रयत्नश्चेति आस्य प्रयत्नौ। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः वर्णयोः तत्तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य है आस्य प्रयत्न जिन दो वर्णों के, अर्थ लगाइए, तुल्य माने समान, तुल्य माने समानौ, समानौ तालवा आस्य प्रयत्नौ तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नौ ययोः वर्णयोः तयोः मिथः, मिथा माने परस्पर में, मिथा शब्द का क्या होता है? परस्पर में सावर्ण्यम अर्थात सवर्ण संज्ञा। कुछ लोग पूछ रहे हैं बाह्य शब्द को प्रयत्न शब्द से कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है?
अगर न्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो बाह्य शब्द को प्रयत्न शब्द से नहीं कहा जाता। यद्यपि भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में प्रयत्नो दुधा करके लिखा है, आभ्यंतर बाह्य इत्यादि करके, लेकिन फिर उतना वो सटीक नहीं है, क्योंकि वहां आपको पूछा जाएगा यत्नगतम प्रकृष्टत्वम किम। यद्यपि यत्न और प्रयत्न शब्द में लोग कहते हैं दोनों समान है, पर्यायवाची शब्द हैं, फिर भी लोग कहें, लेकिन आप और उसके अंदर प्रविष्ट होइए। यत्न और प्रयत्न में अंतर तो है, गुण और अच्छे गुण। गुण तो सभी में होते हैं, लेकिन किसी में अच्छे गुण, अच्छा विशेषण लगा रहता है उसमें। वैसे यत्न और प्रयत्न, तो यत्न तो नॉर्मल चीज हो गई, जब उसमें प्र जोड़ दिया तो उसके अंदर कुछ विशेषता आ गई, प्रकृष्टता आ गई उसके अंदर। इसीलिए दीक्षित जी ने वहां यद्यपि लिखा है कि प्रयत्नों द्विधा करके, फिर भी कुछ पारंपरिक जो गुरुजी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जो बाद में जिसने सुधारा है, संपादन जिसने किया है, उसने ठीक से नहीं किया है, तो यत्नो द्विधा ही पाठ था। इसलिए भरतराजाचार्य जी लिख रहे हैं यत्नो द्विधा, आगे आएगा वो। इसलिए बाह्य यत्न को प्रयत्न शब्द से नहीं कहना, यत्न उसको कह सकते हैं। तो तुल्य माने समानऊ, समानऊ आस्य प्रयत्न यो, समान है आस्य माने तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है, उसी को वृत्ति में लिखा है। आप लोग वृत्ति देखें, तालवादी स्थानम, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्वयम्, एतद्वयम् यस्य माने यस्य वर्णस्य येन, अर्थात येन वर्णेन, साकम का अध्ययन कर लीजिए, येन वर्णेन साकम तुल्यम। पुनः ध्यान दीजिए, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम्, एतद्वयम् यस्य माने यस्य वर्णस्य, येन माने येन वर्णेन साकम, तुल्यम माने समानम। तन, तन्मिथ समास है यहाँ पे, तयो मिथ, तन्मिथ, तयो वर्णयो मिथ माने परस्परम सवर्ण संज्ञम, परस्परम सावर्ण्यम भवति, उनकी परस्पर में क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई। तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ में तुल्य होती है माने समान होती है। दृष्टांत देखिए, जैसे एक हो गया ह्रस्व अ, एक हो गया दीर्घ अ, दो वर्ण हो गए, दोनों अलग अलग वर्ण है। अवर्ण का उच्चारण स्थान अभी बताएंगे आगे, कंठ है, मान लीजिए हमने कह दिया। आ का भी कंठ है, तालवादी स्थान जो है उच्चारण स्थान कंठ है। और उनका प्रयत्न क्या है, प्रयत्न भी समान है, विवृत प्रयत्न है, बताएंगे आगे। तो अ का भी विवृत प्रयत्न, आ का भी विवृत प्रयत्न, अ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का भी उच्चारण स्थान कंठ। तो दोनों के जो उच्चारण स्थान और जो प्रयत्न है माने आभ्यंतर प्रयत्न, वो समान है। इसीलिए अ और आ की, अवर्ण की और आवर्ण की परस्पर में क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। वैसे अन्य जगह समझ लीजिए, प्लुत के साथ में भी होगी। तो जो अ है, जो 18 उसके अ से अतिरिक्त जो 17 बचे माने टोटल 18, वो टोटल 18 परस्पर में क्या है, सवर्ण संज्ञा के। वैसे ई के, वैसे री के, ऊ के भी वैसे, ये सब आपको समझना है। इसीलिए तालवाद स्थान। अब यहाँ पे कुछ लोग संदेह करते हैं, देखिए आगे भी लिखने वाले हैं, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, अभी अब व्याख्यान करेंगे जो ग्रंथकार। तो शुरुआत जो कर रहे हैं उच्चारण स्थान में, वो कंठ से कर रहे हैं, और लेकिन जो वृत्ति लिखी यहाँ कर रहे हैं तालवादी स्थान, तालु से शुरुआत कर रहे हैं। संदेह लोग करते हैं, लेकिन वो संदेह कोई ज्यादा कहीं से कर रहे हैं उससे क्या मतलब है तो उच्चारण स्थान ही ना, तालु भी उच्चारण स्थान है और कंठ भी उच्चारण स्थान है। वक्ता की इच्छा हो सकती है कि मैं अपने मन से व्याख्या करूंगा, पहले मैं तालु लाऊंगा, वहां यहाँ कंठ लाऊंगा। आपके पास थाली परोसी हो, थाली में आपके पास रोटी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, मिठाई भी है, तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप मिठाई से शुरुआत करो या दाल से शुरुआत करो या चावल से शुरुआत करो। इसमें कोई बाधक नहीं है कि नहीं आपने दाल से शुरुआत करनी चाहिए, कोई बाधक नहीं है, आपकी इच्छा है। तो वैसे ये भी इच्छा हो सकती है, कोई कहे नहीं शास्त्र में वचन आया है कि नहीं पहले मीठे से मिष्ठान से जो शुरुआत करनी चाहिए, आद्यंत में मिष्ठान होना चाहिए, तो ठीक है उस बात को मान लेते हैं।
तो वो भी इसमें समास बताते हैं तालो आदि में। तालुनः आदि, ऐसा बहुब्री समास के षष्ठी समास करते हैं। तालुनः आदि, तालु के आदि में जो है, तो देखिए तालु के आदि में कौन है? कंठ, क्योंकि उच्चारण स्थान जब गिनाएंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका है, इस क्रम से गिना रहे हैं। तो तालु के आदि में कौन है? कंठ है। तो तालुनः आदि तालवादी अर्थात कंठ, तो उसका अर्थ हो जाएगा कंठ स्थान, कंठादि स्थान, कंठ स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, कंठादि हो जाएगा ऐसे तालुनः आदि करके। तो वहां पे षष्ठी समास करके ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए उसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। और यदि कोई पूछता है तो ये आपका उत्तर भी है, तालुनः आदि तालवादी। तालु के आदि में कौन है? कंठ है। तो तालवादी शब्द का भी अर्थ है कंठादि, कंठादि उच्चारण स्थान और बाह्य प्रयत्न जिन दो वर्णों के परस्पर में समान होते हैं, उन दो वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। दृष्टांत भी हमने बता दिया आपको। पुनः एक वार्तिक लिख रहे हैं, वार्तिककार जो है कि रिल्द्रि वर्ण योर्मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। अभी आपने कहा था कि जिन दो वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये जो समान होती है तभी सवर्ण संज्ञा होती है। ऐसा कहने से री और लरी दो वर्ण है, री अच और लरी अच, इन दोनों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं हो पा रही। क्यों? उच्चारण स्थान भेदा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और लरी का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसलिए उच्चारण स्थान का भेद होने के कारण इन दोनों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। यद्यपि इनका आभ्यंतर प्रयत्न समान है, किंतु आभ्यंतर प्रयत्न के समान होने पर भी उच्चारण स्थान के भिन्न होने के कारण इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं प्राप्त है। नहीं प्राप्त है तो मत हो, आपत्ति क्या है? तो लोक में कुछ प्रयोग देखे जाते हैं, लरीकार रीकार घटित जो है। कोई पूछेगा कि लरी दीर्घ होती है कि नहीं, इसमें एक लरी होती है वो दीर्घ भी होती है, उसका विषय अलग है। लेकिन मान लीजिए जब आगे एक सूत्र आएगा अक सवर्ण दीर्घ, अक से सवर्णी अच परे रहने पर दीर्घ होगा, तो स्थिति रहेगी यदि होतलरी लकार, यदि ये स्थिति रहेगी, इधर भी लरी रहेगा इधर भी लरी रहेगा, जैसे अ रहता है तो आ हो जाता है, दैत्य अरी तो मिला देते हैं दैत्यारी, अ में आ हो जाता है। मान लीजिए वैसे ही लरी और लरी दोनों तरफ रहे, इधर भी लरी और इधर भी लरी, दो लरी रहे। अब इनको दीर्घ करना होगा तो क्या करेंगे? क्योंकि लरी तो आपने कहा दीर्घ होता ही नहीं, लरी वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घ भाव, जब उसमें दीर्घ होता ही नहीं है तो दो लरी के स्थान पे क्या करेंगे? तो वहां जो है लरी लरी के स्थान पर री दीर्घ करते हैं। अब री दीर्घ कैसे होगा? उसका तो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई वो सवर्ण ही नहीं है। कदाचित क्या होता है, आपको किसी ने इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया, और यदि आप नहीं जा पाए तो आप अपने खास परिचित को, जो अत्यंत आपका आत्मीय होता है, उसको भेज देते हैं, जाइए आप हमारे इस निमंत्रण पे चले जाइए। अब लरी के पास में निमंत्रण आया कि आप सवर्ण दीर्घ करिए, अब उसकी जाने की सामर्थ्य है ही नहीं, तो सवर्ण दीर्घ कैसे होगा? और उसका कोई मित्र यदि नहीं रहेगा तो किसको भेजेगा? इसीलिए उसका एक आत्मीय बनाने के लिए, उसका भी एक मित्र है, उसको बताने के लिए ही वार्तिक लिखा है रिल वर्ण सावर्ण्यम वाच्यम। अब उसका उस री का उस लरी का ये आत्मीय बताएगा कि लरी अकेला नहीं है, इसका भी एक आत्मीय होता है, इसका भी एक सवर्ण होता है, वो है री। तो ये विशेष वचन है, यद्यपि सूत्र से नहीं प्राप्त है, लेकिन फिर भी कात्यायन जी ने एक विशेष वचन कहा कि री और लरी की परस्पर में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। री लरी वर्णयोः परस्परम, यथा माने परस्परम, री वर्णस्य लरी वर्णस्य, री और लरी की परस्पर में, री लरी वर्णयोः मिथा माने परस्परम सावर्ण्यम वाच्यम, सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो वार्तिक है ये कात्यायन का वार्तिक है। तीन ऋषि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि जी सूत्रकार हैं, कात्यायन जी वार्तिककार हैं और पतंजलि जी भाष्यकार हैं। ये सामान्य बात आप ध्यान रखिए। कुछ वार्तिक जो है कात्यायन जी ने किए हैं, कुछ वार्तिक भाष्यकार ने भी किए, उसको भाष्य वार्तिक कहते हैं। तो भाष्य वार्तिक में और कात्यायन जी के वार्तिक में सामान्य अंतर होता है।
जितने भी वाच्यम घटित वाक्य मिलेंगे आपको, वाच्यम वाच्यम, जैसे वाच्य शब्द से ही घटित, यही आया रिल वर्ण योर्मित सावर्ण्यम वाच्यम, आगे आएगा यणः प्रतिषेधो वाच्य। तो वाच्य शब्द से घटित जितने वार्तिक आपको मिलेंगे वो सभी वार्तिक कात्यायन ऋषि के। और जहां किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं है अथवा वाच्यम से अतिरिक्त किसी क्रिया का प्रयोग है, वक्तव्यम, इष्टि, इस प्रकार के यदि जो एक प्रयोग है तो उसको भाष्य का वार्तिक समझना चाहिए, ऐसा परंपरा में गुरुजी लोग बताते हैं। तो आप इन दोनों में अंतर कर लीजिएगा। वाच्यम घटित जो वाक्य हैं, जो वार्तिक हैं, वह वार्तिक कात्यायन ऋषि के हैं। वाच्यम से इतर अर्थात वक्तव्यम अथवा इष्टि, अन्य क्रिया से घटित अथवा क्रिया का प्रयोग नहीं है, वो सभी वार्तिक जो है भाष्य के वार्तिक है। तो ये जो वार्तिक है वाच्यम घटित है अर्थात कात्यायन ऋषि का वार्तिक है, रिल रिवर्ण योर्मित सावर्ण्यम वाच्यम। यद्यपि उच्चारण स्थान भिन्न है, यद्यपि उच्चारण स्थान भिन्न है, उच्चारण स्थान के भिन्न होने पर भी इन दोनों की परस्पर, क्योंकि विशेष बात कही जा रही है, जैसे पहले सामान्य नियम बना दिया कि इस जगह कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, सामान्य नियम कर दिया, फिर कह दिया कि इस ओहदे वाले व्यक्ति आ सकते हैं, तो उसी नियम का वो अपवाद हो गया। तो वैसे ही नियम था कि जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनकी परस्पर में स्वर्ण संज्ञा होती है, तो ये सामान्य नियम था। एक विशेष नियम के द्वारा रिल वर्ण सावर्ण्यम वाच्यम से इसकी सवर्ण संज्ञा कर दी, विशेष नियम बता दिया अपवाद करके। अतः री और ली की भी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होगी, री कहने से लरी का और लरी कहने से री का बोध होगा। पूछ रहे हैं वार्तिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सूत्र शब्द का अर्थ हमने उस दिन बताया था, अल्पाक्षर वसंदिग्धम इत्यादि। वार्तिक शब्द का अर्थ क्या है, देखिए, जब सूत्रकार ने जैसे सूत्र बनाया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सूत्र बना दिया, अब होत्री और लिकार इस स्थिति में उनको चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई भाई, लरी और लरी में क्या दीर्घ होगा, लरी और लरी में दीर्घ क्या होगा, दोनों तरफ यदि लरी लरी रहेगी तो या दीर्घ क्या करेंगे, इस प्रकार की चिंता हुई। और उस चिंता का निवर्तक जो भी वाक्य है, इस प्रकार की चिंताएं जब सूत्रों में होती हैं, आपने कोई वचन कहा, कोई बात कह दी और वहां पे आपने क्या किया, चिंता हो गई आपको, रही है कैसे कह दिया, तो आप उसका व्याख्यान करते हैं। जैसे आजकल बहुत चलता है फेसबुक वगैरह पे, ट्वीट पे, उसने पहले ट्वीट कर दिया फिर सफाई दे दी, तो वैसे ही है, तो पहले कोई बात कह दी फिर उसमें सफाई दे दी। लेकिन यहाँ ट्वीट वाला सिस्टम नहीं समझना, यहाँ तात्पर्य थोड़ा गंभीर है, क्योंकि ऋषियों के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करना है हमको, ऋषि सर्वद्रष्टा होते हैं, उनको सब पता है, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि जब संदेह आपको होगा तो संदेह के लिए व्याख्यान की आवश्यकता होगी, किंतु आपको संदेह स्वतः जल्दी से जल्दी निवृत्त हो जाए, इसीलिए उनको स्पष्ट करने के लिए वार्तिककार ने वार्तिक कह दी है। वस्तुतः जितनी बातें हैं वो सूत्रों से गतार्थ हैं, सब वार्तिकों को जो है बताया जाता है। अतः वार्तिक के विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा मनीषिणा। तीन चीजें होती है, एक होती है उक्त, एक होती है अनुक्त, एक होती है दुरुक्त। उक्त माने आपके द्वारा कही गई चीज, जैसे दृष्टांत के रूप में केवल ले लेते हैं, हमने कह दिया कि कोई, जैसे ट्वीट वाला बता रहे थे हम, पहले कुछ कह दिया, चिंता हो गई, सफाई दे दी, तो हो गई उक्त पे चिंता, कहे गए पे चिंता, बोल दिया गया है उस पे चिंता हो गई। एक होती है अनुक्त पे चिंता, कहा ही नहीं, चिंता पहले ही हो गई, अभी आपने बोला ही नहीं। जैसे आपके मन में संदेह हो जाए कि री और री की सवर्ण संज्ञा करके इनके भेद कितने होंगे, 12 होंगे कि इनको 18 कहा जाएगा कि और कुछ कहा जाएगा, इस प्रकार की यदि चिंता हो गई आपको, अभी हमने उसके बारे में कहा नहीं कुछ, तो ये आपकी चिंता कैसी होगी, अनुक्त विषयणी चिंता। एक होती है दुरुक्त, दुरुक्त माने आपने कोई चीज, कभी कभी होता है एक बार कह दी, 2 बार कह दी, तब भी सही नहीं आ रही है, फिर भी उस पर आपको चिंता हो गई, तो दुरुक्त होता है उसको। तो उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, कहे गए पर, ना कहे पर, और 2 बार जो कह दिया उस पर भी यदि चिंता हो जाती है, तो उस चिंता की निवृत्ति के लिए एक वाक्य का प्रयोग करते हैं जो ऋषि। तो जो जो वाक्य जो उन्होंने इस विषय में कहे गए हैं, उक्त विषय में कहे हों, अनुक्त विषय में कहे हों,
अथवा दुरुक्त विषय में जो वाक्य उनके द्वारा कहे गए हैं, उन सब वाक्यों को वार्तिक शब्द से कहा जाता है। उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, यत्र उक्तेषु चिंता, अनुक्तेषु चिंता और दुरुक्तेषु चिंता वर्तते प्रवर्तते चिंता आगच्छति तम ग्रंथम। अब एक वाक्य नहीं है वो, एक वाक्य होता तो ग्रंथ रूप नहीं लेता, वो बहुत सारे वाक्य हैं। जरूरी थोड़ी आपको एक बार आप कहे कि मैं सफाई देते हो, 2 बार भी देते हो, 10 बार भी देते हो, जीवन भर देते ही रहते हैं सफाई हम लोग। हमसे गलती भी हो जाती है, अरे मैंने ऐसा नहीं किया, तो हम सफाई प्रतिक्षण देते रहते हैं। कुछ पूछ रहे हैं प्रत्यय भाषायाम नित्यम भाष्य वार्तिक है, हाँ भाष्य वार्तिक है। तो टॉपिक इधर उधर हो जाता है, तो वही चल रहा था वार्तिक में, चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा मनीषिणः। ऐसे जो वार्तिकज्ञ मनीषी होते हैं, वार्तिकों के जानकार जो मनीषी होते हैं, ऋषि होते हैं, उसको वार्तिक शब्द से कहते हैं। हमारी बात समझ में आई कि जहां भी आपको चिंता हुई, संदेह हुआ, उस संदेह की निवृत्ति के लिए उन्होंने एक शब्द का, वाक्य का प्रयोग कर दिया, वो वाक्य ही उनका वार्तिक शब्द से कहा जाता है। वो चाहे कात्यायन का वार्तिक हो, चाहे वो भाष्य का वार्तिक। किसी ने लिख भी दिया है वार्तिक लक्षण, तो आप ज्यादा लिखने में ध्यान मत दीजिए, आप पहले सुनने में ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका लिखने में ही ध्यान चला जाएगा। तो बन गया वार्तिक जो है रिल वर्ण और मिथ्या सावर्ण वाच्यम, री और री की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। कोई पूछ रहा है सवर्ण का नाम क्या, सवर्ण माने क्या? जैसे आपका नाम देवदत्त, तो हम पूछेंगे देवदत्त माने क्या, नाम है आपका, तो वैसे ही उनका नाम क्या है, सवर्ण है। अब सवर्ण का होता क्या है, वो आगे के सूत्र में बताया जाएगा। जैसे आपका नाम देवदत्त रख दिया, चैत्र मैत्र चिंटू पिंटू बिंटू रख दिया, तो उससे क्या होता है, हम आपको बुलाते हैं, स्मरण करते हैं, आपको पुकारते हैं, ये काम करो, ये काम करो, ऐसा निर्देश करते हैं। वैसे ही हमने नामकरण किया भी, इसका नाम सवर्ण है। जिन दोनों की इस प्रकार की स्थिति रहती है, समान रहती है, उसका नाम क्या होता है, सवर्ण होता है। अब उसका होगा क्या, वो आगे वाले सूत्र में। तो देखिए अभी हमने कहा नहीं था इसका क्या होगा, तो अनुक्त विषयणी चिंता इनको हो गई। तो अब हमको जो बात बतानी पड़ रही है, इस प्रकार की जो संदेह की निवृत्ति के लिए वाक्य कहे जाते हैं, उनको वार्तिक कहा गया है। हमारे वाक्यों को वार्तिक नहीं कहा जाएगा, ऋषियों के द्वारा जो वाक्य कहे गए उनको वार्तिक कहा जाएगा। ये केवल दृष्टांत में तात्पर्य। तो रिल वर्ण और विथा सावर्ण वाच्य वार्तिक की चर्चा हुई। उसके बाद में किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, उसको भी स्पष्टतया ग्रंथकार कह रहे हैं। देखिए पहला लिखा उन्होंने, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब आपको वर्ण भी याद रखने, कितने वर्णों के उच्चारण स्थान बता रहे हैं और उच्चारण स्थान भी कितने बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अकुह में अश्च समास कर लीजिए, अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च, इतरेतर योग दंतु करिए, इति अकुह विसर्जनीया तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम। अ माने अकार, कु माने कवर्ग, कु माने कवर्ग। क्यों कु माने कवर्ग, चिंता मत करिए अभी, नहीं तो हमको वार्तिक पढ़ना पड़ेगा, आगे वाले सूत्र में आ रहा है। कु चु टू तु कु एते योदिता। तो अ माने अकार, कु माने कवर्ग और ह माने हकार, और विसर्जनी, विसर्जनी माने विसर्ग, विसर्ग और विसर्जनीय दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। कहीं विसर्ग भी लिखा रहता है, कहीं विसर्जनीय भी लिखा रहता है, इसलिए आप संदेह नहीं करिएगा विसर्जनीय अलग है विसर्ग अलग है, ऐसा नहीं। दोनों का नाम एक ही समान है। जैसे किसी एक व्यक्ति के 2 नाम हो गए चिंटू पिंटू, तो वैसे ही एक लिपि में जो इस तरीके 2 चिन्ह होते हैं, अर्ध विसर्ग के समान ये जो चिन्ह होते हैं, सॉरी विसर्ग जिसको हम कहते हैं, गोला गोला जो 2 होते हैं, उनको विसर्जनीय शब्द से भी कहा जाता है और विसर्ग शब्द से भी कहा जाता है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। अब संजय जी आप पूरा ही दुरुक्ता नाम भी पूछ लोगे, अभी दुरुक्ता नाम का आएगा, अभी हल संधि में आएगा, ठीक है। अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम जब वार्तिक आएगा तो वहां इसकी व्याख्या करेंगे। अभी आगे चले, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकु माने कवर्ग, हकार और विसर्जनीय, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। देखिए कंठ आपके गले में एक ही होता है, यहाँ कंठ होता है, वो एक है, इसलिए कंठ एक वचन का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं कहीं बहुवचन का किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे, यहाँ शब्दों का बड़ा महत्व है। कंठ नहीं कहा क्योंकि किसी के 2 कंठ नहीं है, ऐसा नहीं एक इधर से भी निकला हो उसका जो,
एक ही है, इसलिए अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। इनका अकू माने कवर्ग, इन सबका क्या है, कंठ उच्चारण स्थान है, इनका कंठ से उच्चारण होता है। अब बोल के देखिए आप, आपका उच्चारण करते समय जोर जहां लग रहा हो, अ, क, ख, ग, अब आप इसको अनुभव करिए, जहां शक्ति लग रही हो आपकी वही कंठ है। हम ये नहीं कहेंगे ये कंठ है कि यहाँ कंठ है कि यहाँ कंठ है, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप स्वयं इस चीज का अनुभव करिए। आलोक जी बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे भी। तो इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। पुनः आगे चलिए, इचु यशानाम तालु। हाँ, अकूह में ध्यान दीजिए, अ से 1 हो गया, कू से 5 हो गए, ह से 1 हो गया, विसर्जनी 1 हो गया, कितने हो गए टोटल, 1 5 6 7 और 8, ध्यान रखिएगा 8 वर्ण हो गए। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या बताया उन्होंने, कंठ। पुनः इचु यशानाम तालु, ई माने इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इचु यशाः तेषाम इचु यशानाम। ई माने इकार, चू माने चवर्ग, य माने यकार, और श सीटी वाला श, इसको तालव्य श जिसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो तालु से जन्य है, इसीलिए उसका नाम तालव्य है। तालु से होने वाला, तालु में होने वाला जो श है उसका नाम है तालव्य, इसलिए तालव्य बोलते हैं इसको। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ई, च वर्ग, य और श, इनका है तालु। अब इनको बोल के देखिए, ई है, च, छ, ज, झ, य है, य। अब जहां जोर जा रहा है तो आपकी जीभ का स्पर्श, मुझे लगता है आपके ऊपर मुंह में जो ऊपर वाला जो होता है तालु जिसको बोलते हैं हम, इससे स्पर्श करती है, च, छ, ज, झ, य। वहां जो ध्वनि, जो वायु है वो उधर प्रेशर करती है, इसलिए वही तालु है, उसी को तालु समझिए। ये आप अनुभव करिए, आप ऋषि बनिए, आप उच्चारण स्थान करते रहिए, ध्यान लगाइए, समाधि में जाइए और उधर करिए ई उ री री। तो इचु ऐसा नाम तालु। अब तालु भी एक है, इसलिए उसमें भी एक वचन है तालु, इचु ऐसा नाम तालु। वैसे ही ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो यहाँ पे समास करिए आच, क्या करेंगे, आच, रिश्च मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इश्च और अश्च कह दिया तो कोई कह दे रिश्च, क्योंकि री शब्द का प्रथमा के एक वचन बनता है आ अरऊ अरह, इसे पिता पितरऊ पितरह, वैसे ही पितरी में री रहता है ना, इसलिए आ अरऊ अरह, इसलिए आच समास करेंगे आप आच, फिर जो है तुश्च और रश्च और शश्च, ऐसा। ऋतु रसा तेसाम ऋतु रसाणाम, री टू माने टवर्ग और रेफ और शकार। जैसे हम अकार ककार पकार इत्यादि बोलते हैं, आपको रकार नहीं बोलना है, आप बोलोगे रेफ, क्या बोलेंगे, रेफ। कुछ लोग रकार बोलते हैं लेकिन वो रकार नहीं होता, रेफ होता है, इफ प्रत्यय उससे होता है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनका मूर्धा उच्चारण स्थान है। अब मूर्धा पता कैसे लगेगा, तो बोलिए री, ट, ठ, ड, ढ। अब जहां आपकी वायु जोर कर रही हो, अब हमको नहीं पता कहाँ है वो, हम इसके अंदर घुसे ही नहीं, कभी देखे नहीं है, लेकिन आप अनुभव करिए, एक जगह वो वायु लगती है तो उसी का नाम है मूर्धा। री, ट, ठ, ड, अनुभव अनुभव का विषय है। अभी आप बोलते रहिए री, ट, ठ, ड, ड, श। कोई पूछ रहा है तालु और मूर्धा में अंतर क्या है, जितना हाथ और पैर में अंतर है उतना ही तालु और मूर्धा में भी अंतर है। आप तो पहले शब्दता ही देखिए, तालु और अलग है, मूर्धा अलग है। यदि दोनों एक ही होते तो एक ही कहा जाते, अलग अलग वर्ण कैसे होते, तो अंतर दोनों में है। अब ये कैसे बताऊं, अब इसके अंदर का कुछ फोटो वोटो होता तो दिखाता कि ये मूर्धा ये तालु है। तो जहां से आपका ई वर्ण निकल रहा है उसको तालु समझिए, और जहां से री वर्ण निकल रहा है उसको मूर्धा समझिए, इतना ही अंतर। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, नृत्य लसानाम दंता, मूर्धा एक है इसलिए एक वचन का प्रयोग है मूर्धा, मूर्धा मूर्धानम मूर्धानम। नृत्य लसानाम दंता, लरी शब्द का भी प्रयोग बनता है आ,
री और री एक ही जैसे होते हैं, इसलिए इसका भी रूप बनता है प्रथमा एकवचन में आ। यहां भी करेंगे आच, तुश्च, लश्च, सश्च इति लृतुलसा तेषां लृतुलसा दंता 32 32 दांत होते हैं ना, कहते ज्यादा बोलेगा तो 32 ही झाड़ दूंगा, तो 32 दांत होते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत होते हैं, एक नहीं है। यदि एक दांत होता तो दंत कहते, लेकिन बहुत सारे दांत हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, दंता। समझ गए? तो जिसके दांत निकल जाएंगे, जब आप लोग बुढ़े हो जाओगे तो जब उच्चारण करोगे तो आपकी हवा निकल जाएगी, फिर उच्चारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि दांत दांत से जिन वर्णों का उच्चारण होना है उसके लिए दांत चाहिए। इसलिए कभी कभी जो वृद्ध लोग होते हैं उनका उच्चारण सही नहीं हो पाता, इसलिए आवश्यक है दांतों को मजबूत रखिए, अंतिम तक बोलना है आपको। तो लृतुलसानाम दंता, इन वर्णों का क्या होता है, दंत उच्चारण स्थान होता है। वैसे ही आगे उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, ध्यान दीजिएगा, उ माने उच्च, उ माने पुष्च और उपधमानीयश्च, बात समझ गए, उच्च पुष्च उपधमानीयश्च इति उपपदमानीया, ध्यान दीजिए, पू दीर्घ उपपदमानीया, उपू तो पू में ह्रस्व उ और आगे शब्द है उपधमानी, उसका उ दोनों में सवर्ण दीर्घ हो गया है उ, इसलिए उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। तो उकार पू माने पवर्ग और एक वर्ण है उपदमानीय, जैसे विसर्जनीय वैसे एक होता है उपदमानीय। जब एक चिन्ह विशेष क ख से पहले आता है उसको विसर्जनीय कहते हैं, और एक जब प फ से माने पवर्ग से पहले आता है तो उसको उपदमानीय कहते हैं। अभी व्याख्या आगे आएगी, चिंता नहीं करनी है। उपपदमानीया नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ माने होठ, होठ कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, तो इसलिए दो वचन प्रयोग किया ओष्ठौ। अब बोलिए प, दोनों होठ बोलते हैं, प उ कैसे हो गया, तो होठ से हवा निकलती है इनकी। अब किसी का एक ही होठ होगा वो कैसे बोलेगा, बोल ही नहीं पाएगा, प नहीं बोल पाएगा, इसीलिए उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। आगे पुनः यमगणना नाम नासिका च, य म ङ ण न, 5 वर्ण हो गए। ये 5 अक्षर जो है एक एक प्रत्येक वर्ग के 5 हैं, च वर्ग का यहां ऐसे प्रत्येक वर्ग के 5 है, तो इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, और च भी लगा है उसमें। च से क्या समझना, तो देखो जैसे न किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है, तो पहले बताया गया क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तो ग का नासिका तो है ही है, चकारात जिस वर्ग में आता है वो जो ग है वो भी उसका उच्चारण स्थान है, अर्थात उसका कंठ भी उच्चारण स्थान है। तो च इत्यनेन च लिख देने से स्व स्व वर्गान, जो अपने अपने वर्ग हैं, अपने अपने जिस जिस वर्ग में जो जो वर्ण आता है वह भी उसका उच्चारण स्थान समझना चाहिए। यह जैसे च वर्ग में आता है तो यह का जैसे नासिका उच्चारण स्थान है उसके साथ साथ उसका तालु भी है, ग का जैसे नासिका है उसके साथ साथ कंठ भी है, बात समझ गए। इसीलिए च से वहां पर समझना है स्व स्व वर्गानुकूल उच्चारण स्थान, जो जो वर्ण जिस जिस वर्ग में है और उस उच्चारण स्थान उस वर्ण का होगा। अब जो 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 बहु वो बहुत हो गया है समझ लेना, लेकिन यमगणना नाम नासिका च, इनका नासिका भी है और अपने अपने वर्ग में जो है वो भी है। पुनः आगे लिख रहे हैं एदयितो कंठतालु, एदयितो एत ऐत, एत ऐत, ए और ऐ, ध्यान दीजिए ए अलग है और ऐ अलग है, इसलिए ए ओंग ऐ औच, दोनों ए और ऐ एक नहीं है। जैसे अ और आ दोनों सवर्ण हैं, एक हैं, वैसे ए और ऐ एक नहीं है, अलग अलग है, इसलिए दोनों कह रहे एत, एत में तपर ग्रहण है, जब तपरस्तत काल से आएगा सूत्र जब बताएंगे, एत माने एकार
और ऐत माने ऐकार, एकार और ऐकार, ए दैतो, इनका क्या है? कंठ तालु। क्या स्थान है उनका? कंठ तालु। ध्यान दीजिए, कंठ और तालु को अलग अलग नहीं कर देना है, कंठ अलग और तालु अलग, ऐसा नहीं, दोनों मिल करके, दोनों मिल करके। क्यों है? ध्यान दीजिए आप, ए वर्ण कैसे बनता है? अ और ई को मिला करके ए बनता है, गुण होता है ना, आगे पढ़ेंगे गुण। अ ई में गुण हुआ ए। ध्यान दीजिए, दो वर्णों को मिलाकर के ए बना हुआ है, तो अ का उच्चारण स्थान था कंठ और ई का उच्चारण स्थान था तालु, और दोनों से मिलकर जब ये बनेगा तो इसका भी क्या होगा? कंठ तालु। जैसे पिता पुत्र से जन्य, जो पिता माता से जन्य जो पुत्र है, उसमें दोनों धर्म आते हैं, पिता का धर्म भी आते हैं और मातृगत धर्म भी आते हैं। वैसे ही अकार इकार रूपी माता पिता से जन्य एकार रूपी जो पुत्र है, इस पुत्र में दोनों धर्म आ गए, कंठ धर्म भी आ गया, तालु धर्म भी आ गया, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। अलग अलग नहीं करना, केवल ये नहीं कहना कि ये बेटा किसका है, ये तो अपने पापा का बेटा है, ऐसा नहीं, बेटा दोनों का होता है। वैसे ही जो ए का उच्चारण स्थान है, उसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, दोनों मिलकर के, अलग अलग नहीं। इसलिए ए दई तो हो कंठ तालु। अब कंठ और तालु का वहां पे समाहार है, इतरेतर योगदंड नहीं कर लेना है, समाहार माने समुदाय मिल करके, इसलिए एक उच्चारण स्थान हुआ, वो अलग अलग नहीं हुए। ए दई तो कंठ तालु। वैसे ही ओदऊ तो हो कंठोष्ठम, यहां भी वही स्थिति है, ओत माने ओकार और औत माने औकार। ओकार और औकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ अलग अलग नहीं, कंठोष्ठ। क्यों? अभी दृष्टांत दिया था हमने, क्योंकि अ और उ इन दोनों को जब गुण करते हैं तो ओ बनता है और बड़ा औ होता है, तो कंठ भी आया, उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ मिल करके, इसलिए कहा ओदौतो कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। अब यहाँ पे कहेंगे गुरुजी यहाँ पे कैसे होगा? ये तो वह दो से निष्पन्न नहीं है, जैसे ओ और ए आपने बताया ये दो से निष्पन्न थे, अतः उसमें कंठोष्ठम कंठ तालु ऐसा कहा था आपने। अब वह तो दो से पैदा नहीं हो रहा है, ये तो किसी के स्थान पर नहीं आ रहा है, बात समझे कि नहीं? तो कुछ ब्रह्मा जी की भी तो सृष्टि होती है, मन से उत्पन्न हो जाती है जो, तो वैसे ये भी जो है ऋषि ने कह दिया कि वकार का जो है दंतोष्ठ है, समझ गए? इसीलिए केवल माता पिता से ही जन्म पुत्र नहीं है, ब्रह्मा की भी मानस सृष्टि होती है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। अतः ये जो वकार है ये भी ऐसा ही है, ये किसी से जन्म नहीं है, लेकिन इसकी जो स्थिति है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंतोष्ठ है, मिला करके, दंत और ओष्ठ अलग अलग नहीं करना है, दंतोष्ठम। इसलिए समाहार द्वंद करके नपुंसक एक वचन किया है, वकार से दंतोष्ठम। पुनः जिह्वामूलीय, जैसे उपध्मानी आया था, वैसे एक जिह्वामूलीय भी वर्ण है। जिह्वामूलीय क्या है? एक वर्ण का नाम है जिह्वामूलीय, जिह्वा के मूल में होने वाले को जिह्वामूलीय कहते हैं। तो उसका उच्चारण स्थान सीधे सीधे समझ में आ गया, जो जिह्वा के मूल में होता हो, जिह्वा के मूल में जो होता हो उसको बोलते हैं जिह्वामूलीय। इसलिए कहा जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है, जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम। इस प्रकार वर्णों के उच्चारण स्थान बताए, वर्णों के उच्चारण स्थान। अब वर्ण कितने हैं, कितने उच्चारण स्थान, यदि आपको विशेषता देखना हो तो आप पाणिनि शिक्षा में देखिएगा, त्रिषष्टि चतुष्टि व वर्णा स्तंभ मते मता, इसकी व्याख्या हम कल कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो पहले हम गूगल क्लास में लिखेंगे, आप लोग कितना समझेंगे उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। अतः आज वर्णों के विषय में आपने चर्चा जानी, कितने वर्ण हैं, कितने उच्चारण स्थान है, आप यहाँ गिनिए, फिर पाणिनि शिक्षा में गिनिए कितने बताए हैं, हम संख्या नहीं बता रहे हैं, तो सब हम ही बता देंगे, तो आप क्या प्रयास करोगे? आप पाणिनि शिक्षा में देखिएगा वहां कितने उच्चारण स्थान बताए गए हैं, आप नेट पे खोजिए, आप दुनिया में खोजिए, देखिए कितने उच्चारण स्थान है, क्या है, पहले आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई हुई,
फिर हम जो है कल इनका सबका व्याख्यान करेंगे, कैसे कैसे कौन से उच्चारण स्थान है। एक घंटा लगभग हो गया, हाँ 1 घंटा हो गया है।